तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं CRA रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। आई वांट योर 100% अटेंशन नाउ ऑन दिस रूल्स। ये देख लिए तो समझ लो आपका मिनिमम 6 मार्क का एक ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें से, या 5 मार्क का एक ऐसे 2। आगे भी तो ऑलरेडी लिखा है 10 मार्क का है इसका वेटेज। तो जरा समझिए CRA रूल्स क्या है। तो देखो बैकग्राउंड क्या है कि ये रूल्स कौन बना सकता है। देखो एक्ट कौन बना सकता है, तो गवर्नमेंट। रूल्स कौन बना सकते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। समझ लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नहीं सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। आज उनको कैसे भूल जाते हो, 26 जनवरी है, तो मैं उनको नहीं भूल रहा हूँ। बट उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसकी लैंग्वेज ऐसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां से प्रीएम्बल चालू होता है एंड लास्ट वर्डिंग्स है गिव्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवरसेल्फ। मींस कि ये क्या बोलते हैं कि हम अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। अब हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हमने इलेक्शन करवाए और क्या बना, गवर्नमेंट बना। गवर्नमेंट बना, 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट हमने बनाई और वो गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए। वो पावर्स वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी पावर है वो पार्लियामेंट थ्रू क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। अब वो पार्लियामेंट को कुछ राइट है कुछ एक्ट बनाने का, तो वो एक्ट बना दिए। एक्ट को इजीली समझने के लिए क्या बनते हैं, रूल्स। क्योंकि एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। उसके लिए फिर डिटेलिंग क्या होता है, मीन्स उसको डिटेल में और इजीली, मीन्स खास करके मैं बताऊं कुछ चीजों को सरल भाषा में समझाने के लिए, एंड दूसरा उसके प्रोसीजर को दिखाने के लिए क्या बनाया जाता है, रूल्स। ठीक है। तो ये जो रूल्स क्या होता है, एक्ट को इजीली समझाने के लिए, और दूसरा प्रोसीजर समझाने के लिए क्या बनाया जाता है, रूल्स। तो CRA रूल्स, तो देखो ये CRA रूल्स में क्या लिखा है कि भाई जो कंपनीज एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। मींस कंपनीज एक्ट ने किसको पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा पावर दिया है, तो रूल्स बनाने का पावर है। वापस से, कंपनीज एक्ट ने किसको पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन सा पावर दिया है, रूल्स बनाने का पावर। बराबर। तो चलो लेट अस रिफर सच पावर, लेट अस रिफर सच रूल। मैं यहां टिक करता हूं, एवरीवन जस्ट रिफर दिस। तो देखो कंपनीज एक्ट, दैट इज एक्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है, कौन सा पावर, टू मेक द रूल्स। ये रूल्स किसके, इन द एरिया ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बट किन को, तो ऐसी कंपनियों को वापस से बोल रहा हूं, ऐसी कंपनियों को जो एंगेज है किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, एंड दूसरा क्या, सर्विसेज। सर ये वर्डिंग्स तो आ रहे हैं हमारे, वो हमने पढ़े थे 148(1) में। यस वही तो है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रूल्स बने हैं। देखो, फॉर गेटिंग सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड वाइट सेक्शन नंबर 148। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज है, सेक्शन 148 का रेफरेंस दिया है। ओके, अब ये जो पावर है, वो पावर का यूज करके उन्होंने एक रूल्स बना दिए, करंट इफेक्टिव रूल, जो अभी चल रहा है। यहाँ पहले पुराने कंपनीज एक्ट की बात कर रहे थे, अभी नया जो है, नया कंपनीज एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो करंट इफेक्टिव रूल्स है, उसके हिसाब से कौन से रूल बनाए गए हैं इसके लिए, कंपनीज CRA रूल्स। कंपनीज CRA रूल्स, CRA किसका, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, इसलिए मैं उसको CRA रूल्स बोलता हूँ। अब है ना, ओरिजिनल बने थे 2014 के, बट अभी अमेंडमेंट करके 2019 में उसको अमेंड किया गया है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। कितने रूल्स है सर, 6 रूल्स है। अब 1 by 1 हम वो ऑल 6 रूल्स को समझते हैं।
याद रखना कोई भी रूल्स हो ना, उसका सबसे पहला रूल यही टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। मीन्स कोई भी एक्ट हो या सेक्शन हो, उसका पहला सेक्शन या फिर पहला रूल, मीन्स कोई भी एक्ट हो या रूल हो, उसका पहला सेक्शन एंड पहला रूल क्या होता है, तो वो एक्ट का नाम या वो रूल्स का नाम होता है, जिसको शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। जैसे इसका नाम है ना, कंपनीज सीआरए रूल्स 2014, है ना, एंड ब्रैकेट में वो सीआरए का फुल फॉर्म है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। तो देखो ये कंपनी का शॉर्ट टाइटल नाम क्या है, कंपनीज सीआरए रूल्स 2014। फिर दूसरा कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मीनिंग शुरुआत कब से होती है, तो भाई ये कम इनटू द फोर्स, कब ये एप्लीकेबल हुए, तो 30 जून 2014 से 30 जून से। तो ये सीआरए रूल्स का नाम है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, जो एप्लीकेबल कौन सी डेट से हुए, 30 जून 2014 से। ठीक है, अब कोई भी एक्ट या रूल हो, उसके सेकंड नंबर का सेक्शन या सेकंड नंबर का रूल है, वो हमेशा डेफिनेशंस देता है। क्या देता है, डेफिनेशंस। वो एक्ट में जो अलग अलग शब्दों को यूज किया गया है, उसके कौन से मीनिंग निकालने हैं, वो मीनिंग इधर लिखे होते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशंस? डेफिनेशंस आर स्पेसिफिक मीनिंग टू सर्टेन वर्ड्स which are expected to be interpreted into that rule or act। अब इसके अंदर कितने ऐसे डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो एक्ट का डेफिनेशन ए नंबर का है, सीटीए कस्टम्स टैरिफ एक्ट हेडिंग का डेफिनेशन डबल ए में है, बी के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का डेफिनेशन है इन प्रैक्टिस, सी के अंदर कॉस्ट ऑडिटर की डेफिनेशन है, डी है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ई है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एफ है फॉर्म, एफ ए का मीनिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जी का मीनिंग है इंस्टीट्यूट, एच का मीनिंग है ऑल अदर वर्ड्स विच आर नॉट डिफाइंड। जो दूसरे शब्द यूज किए गए हैं बट इधर डिफाइन नहीं है, तो उसका कौन सा मीनिंग लेना है, सेम मीनिंग एज असाइन टू देम इनटू द एक्ट। एक्ट का मीनिंग क्या होता है, कंपनीज एक्ट। क्यों? क्योंकि ये रूल की उत्पत्ति कौन से एक्ट के थ्रू हुई, कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो यहाँ जिन शब्दों के स्पेसिफिक मीनिंग इधर लिखे गए हैं, उनके यही मीनिंग लेने हैं, और जिनके स्पेसिफिक मीनिंग नहीं लिखे गए हैं, उनके मीनिंग जो कंपनीज एक्ट में हम मीनिंग निकालते हैं वही लेने हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। तो रूल 1 एंड रूल 2 बड़े सरल थे, कुछ था नहीं, कुछ याद ही नहीं रखना था। सिर्फ एक चीज याद रखनी थी कि ये 30 जून से एप्लीकेबल है। दूसरा याद रखना था कि इनका नाम क्या है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। नंबर 2 में तो डेफिनेशंस ही थी और उसके टाइटल्स दिए गए हैं, और उसके अंदर एक गाइडेंस दिया गया है कि जो डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी गई है वही लेने की। बट जो डेफिनेशन स्पेसिफिकली नहीं दी है, तो वो शब्द अगर यूज हो रहे हैं, तो वो शब्दों का मीनिंग कौन सा लेने का, तो जैसा हम कंपनीज एक्ट में मीनिंग लेते हैं वही मीनिंग लेने का। अब ये हमारा मेन रूल आ गया है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को मैं शॉर्टली बताऊं तो ये है टाइटल, उसका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि किन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, मीन्स हु आर द पीपल टू हुम कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड compulsorily as per these rules। So by ideally क्या होना चाहिए as per this title, यहाँ लिस्ट होना चाहिए कि ये टाइप की कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने कंपलसरी है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने 2 कैटेगरी दी है, देयर आर 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी का नाम है रेगुलेटेड सेक्टर्स एंड दूसरी कैटेगरी का नाम है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स का मीनिंग कुछ 6 प्रकार की ऐसी कंपनियां जिनके लिए अलग से एक्ट बनाए गए। अब जब भी एक्ट बन जाता है कोई कंपनियों का, तो वो एक्ट थ्रू उनका रेगुलेशन होता है, सो दैट इज व्हाई दे आर स्टेटेड एज रेगुलेटेड सेक्टर्स, जिनके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन बने। बट कुछ ऐसे भी सेक्टर्स है, ऐसी भी टाइप की कंपनियां हैं जिनके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना है,
उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड सेक्टर कितने हैं, 6, नॉन रेगुलेटेड कितने हैं, 32। और वो 32 के अंदर 31 सीधे सीधे नाम है, और वो 32 नंबर के आइटम में दूसरे 20 नाम है जो मेडिकल सेक्टर के। ठीक है, तो देखो रेगुलेटेड एज वेल एज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, so 2 categories have been retained and general threshold of turnover। threshold का मीनिंग होता है लिमिट। तो लिमिट ऑफ टर्नओवर कितनी रखी है, 35 करोड़ और मोर। सो एग्जैक्टली 35 करोड़ टर्नओवर होता है आपका, या फिर उससे ज्यादा होता है। एंड अगर आप ये लिस्ट में कवर्ड हो रेगुलेटेड के या नॉन रेगुलेटेड के, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होंगे, ऑडिट नहीं। अभी तो सिर्फ बात हो रही है रिकॉर्ड की, और एक बार रिकॉर्ड बनेगा तभी ऑडिट होगा। तो पहले तो रिकॉर्ड किनको बनाने का, तो जो कंपनियां हैं नंबर 1, दूसरी वो ऐसी कंपनियां हैं जो रूल 3 के अंदर रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कवर हो रही है। एंड तीसरा कि जिन इनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने कंपलसरी है। ठीक है, सो हमारे पास छोटे मोटे क्लाइंट आएंगे ही नहीं, 35 करोड़ के ऊपर तो बुक्स बनाने, और ऑडिट जब उनका करना है ना, तो उसमें तो और लिमिट है। ये रेगुलेटेड वालों के लिए 50 की लिमिट है, नॉन रेगुलेटेड वालों के लिए 100 करोड़ की लिमिट। और उसके अंदर भी कुछ है कि उसकी एक आइटम का इंडिविजुअल टर्नओवर पहले में 25 करोड़, दूसरे में 35 करोड़, ऐसा है। मैं बताऊंगा अभी पूरा, पहले जरा ध्यान से समझिए। तो पहले तो कॉस्ट रिकॉर्ड किनको बनाने के, कि जिनका ये 35 करोड़ टर्नओवर हुआ हो या फिर उससे ज्यादा हुआ हो, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने कंपलसरी है। फिर कुछ छोटी मोटी कंपनियों के लिए अलग नियम बनाए हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइज, एमएसएमई बोलते हैं ना जिसको, एमएसएमई, उनको हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस परव्यू। मींस जो एमएसएमई की डेफिनेशन में आते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के मीनिंग के अंदर जो कवर होते हैं, उन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, भले वो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में आते हैं। बट आप माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर हो रहे हो, तो आपको ये नियम नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये रूल 3 का उन्होंने ही चार्ट बना के दिया है, और उससे बेटर चार्ट नहीं बन सकता, तो बहुत अच्छी बात है, हमको यही चार्ट फॉलो करना है। तो पहले तो रूल 3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखा है कि किनको एप्लीकेबल है। तो किनको एप्लीकेबल है भाई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो पहले तो आप कंपनी होने चाहिए, बट कैसी कंपनी, तो आप डोमेस्टिक कंपनी भी चल सकते हो या फिर फॉरेन कंपनी भी चल सकते हो। मीन्स यू शुड बी अ कंपनी आइदर डोमेस्टिक और फॉरेन। सर डोमेस्टिक मीन्स इंडिया की कंपनी है ना, और फॉरेन मीन्स विदेशी कंपनी है ना। ना व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी, उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक कंपनी, उसकी डेफिनेशन। तो डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, या फिर पुराने कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी हुई है, उसको डोमेस्टिक कंपनी या फिर इंडियन कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स कैसी, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड विदेश में हुई, बट उसका वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस। वापस से उसका रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड ओरिजिनली कहाँ हो, इंडिया के बाहर, बट भारत के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, बट उनका इंडिया में एक बिजनेस ऑफिस है। तो वैसी कंपनियों को हम कौन सी कंपनी बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनियों को भी ये रूल 3 एप्लीकेबल है। मींस ये 35 करोड़ का टर्नओवर वो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लगेगा, बट वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है एज वेल एज फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी को ये एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगेगा, एप्लीकेबल होगा। दूसरा, they must be listed in table of rule 3, means regulated and non regulated के टेबल के अंदर वो होनी चाहिए। ये रेगुलेटेड का टेबल है और ये नॉन रेगुलेटेड का टेबल है। अब इसके अंदर क्या आता है डिटेल में नीचे दिया हुआ है। दूसरा,
वो किसके अंदर एंगेज होने चाहिए, तो प्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए। बट कौन से प्रोडक्शन में, तो स्पेसिफाइड गुड्स। यार सर स्पेसिफाइड कहाँ है, तो वो आपको रेगुलेटेड दैट इज ए नंबर के टेबल में एंड नॉन रेगुलेटेड दैट इज बी नंबर के टेबल में दिया गया है। तो स्पेसिफाइड गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो ए या फिर बी नाम के टेबल के अंदर दैट इज रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड वाले टेबल में कवर्ड हो, ऐसे गुड्स या फिर ऐसी सर्विसेज उनके प्रोडक्शन में या फिर उनके प्रोविजन में आप अपने बिजनेस में लगे हुए होने चाहिए। मीन्स आप धर्मशाला खोल के बैठे हो या फिर मंदिर खोल के बैठे हो तो कॉस्ट अकाउंट बना नहीं भाई, क्योंकि वो 38 आइटम्स में मीन्स रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड में आप कवर्ड नहीं हो। भले आप कंपनी हो बट आप ये रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में कवर नहीं हो एंड आप ये प्रोडक्शन में या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग में एप्लीकेबल नहीं हो तो आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है। दूसरा, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सर सभी प्रोडक्ट एंड सर्विस, यस ओवरऑल टर्नओवर देखना है कि आपकी कंपनी का नाम सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जितनी ब्रांचेज हैं, जितनी ऑफिसेज है, सभी का मिला के गुड्स एंड सर्विस का टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा। बट ये टर्नओवर कब चेक करना है, ये खास प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मीन्स इस अप्रैल को मैं सोच रहा हूँ, चलो 1 अप्रैल 22 को मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने कि नहीं बनाने, अभी 23 आएगा, चलो उसके बारे में करते। तो 1 अप्रैल 23 को मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के नहीं बनाने के, तो मैं क्या करूंगा 1 अप्रैल 23 को मैं देख लूंगा कि पिछला ईयर दैट इज 22-23 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक मेरा टर्नओवर ये 35 करोड़ टच हुआ है या फिर उससे ज्यादा है, मीन्स 35 करोड़ और मोर हुआ है टर्नओवर पिछले साल में, तो इस साल में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाऊंगा तो प्रोविजन एप्लीकेबल इस साल से होगी। सो टर्नओवर हमको पिछले साल का देखने का, और वो टर्नओवर 35 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो तो इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना। समझ में आ रहा है? सो इस साल ये नियम आपको एप्लीकेबल करना हो या ना करना हो, उससे पहले आपको पिछले साल का टर्नओवर देख लेना है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका रूल नंबर 3। बट सर उसके अंदर आप बोल रहे थे टेबल ए टेबल बी रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड। हाँ, अब वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सर वो लिस्ट कहाँ है। तो अब वो लिस्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये रहा वो लिस्ट, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। एक मिनट, यस ये रहा लिस्ट। अब रेगुलेटेड सेक्टर कितने हैं भाई, 6 मैंने बोले थे, 1 से लेकर के 6। क्यों इसको रेगुलेटेड बोलेंगे, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्ट बना है। जैसे कि ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है तो उसके लिए कौन सा एक्ट है, तो भाई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, बराबर। फिर दूसरा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर, एक मिनट, ये एक दूसरा एक्ट है जो इनको एप्लीकेबल हो रहा है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। सो ये 2 एक्ट है जिसको हम रेगुलेटरी एक्ट बोल सकते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं टेलीकॉम सेक्टर। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियां इंक्लूडिंग जीवी, बराबर। क्यों, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से रेगुलेटेड हो रहे हैं। बट सर इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी कंपनियां, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दैट इज जनरेशन वाली, नंबर 1। अब आपका जीई देखो 8 कंपनियों में बढ़ चुका है। एक कंपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जीबी प्रोड्यूस कर रही है, उसकी दूसरी कंपनी क्या कर रही है, ट्रांसमिशन कर रही है, मीन्स जहां से बना है इलेक्ट्रिसिटी वहां से दूसरे एरिया में ट्रांसमिट करते हैं। सर तो डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है, एक बार सपोज ये नर्मदा डैम जो है, सरदार सरोवर डैम, वहां इलेक्ट्रिसिटी बनी, फिर वहां से सपोज बड़ौदा के मेन स्टेशन तक आई तो इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। बट यहाँ मेन स्टेशन तक वहां से यहाँ लाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें आती है जिसको हाई टेंशन लाइंस बोलते हैं, तो वो लाइन से जो आती है ना उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। एंड दूसरा, एक बार इधर आ जाए फिर यहाँ से हम छोटे छोटे वायर थ्रू हर एक घर में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सप्लाई मीन्स उसका सेल करना। अब ये जी भी हमारे यहाँ इसको सप्लाई करती है और हमको बोलती है कि आप यूज करो, फिर उसके जो चार्जेस है वो हमसे वसूलती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वो किस एरिया में काम करती होनी चाहिए? तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, ये 4 शब्द है। ओके, तो ये हमको याद रहना चाहिए। सर कैसे याद रहेगा? तो आपको कैसे याद रखना है मालूम? GTDS, G stands for generation, T stands for transmission, D stands for distribution and S stands for supply. GTDS मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का क्या? GTDS, ऐसे याद रखना है। ये तो याद रहेगा ना कि नहीं? पार्ले जी का जी याद रहेगा, TDS का TDS याद रखना है। जी का मीनिंग क्या है? जनरेशन, T का मीनिंग क्या है? ट्रांसमिशन, D का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, S का मीनिंग क्या है? सप्लाई। ये सभी किसका? इलेक्ट्रिसिटी, GTDS। ठीक है, तो पहली कंपनी कौन सी थी? फोन वाली, टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा कौन सी कंपनी थी? इलेक्ट्रिसिटी वाली। अब दोनों गुड्स में कवर, सॉरी ये देखो सर्विसेज में कवर्ड हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है तो गुड्स एंड सर्विस दोनों को लगता है ये कॉस्ट रिकॉर्ड, तो उसमें पहला देखो टेलीकम्युनिकेशन आ गया। दूसरा क्या आ गया? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ये जनरेशन है ना, वो प्रोडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हाईकोर्ट के जजमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना गया है, तो उसको बनाने वाली जो कंपनी है उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं। बट उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर्विसेज है। यहाँ तो क्या? TDS है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। तो एटलीस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको सर्विस बोलेंगे। एंड जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसका सेटा कोड है, सेटा कोड। सर सेटा कोड क्या होता है? CETA, जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स टैरिफ सीटा कोड, सॉरी सीटा कोड, CE नहीं, सीटा कोड, CTA, कस्टम्स टैरिफ एक्ट कोड, सीटा कोड, बराबर। अब सीटा कोड किनको लगेगा? गुड्स को लगेगा, क्योंकि कस्टम्स मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लगता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स का अलाउड है। सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो GST लगता है। सो कस्टम्स के कोड किनको लगेंगे? जो गुड्स है उनको। तो जहां CTA होगा तो ऐसा समझ लेना कि वो क्या है? गुड्स है। एंड जहां गुड्स नहीं है वहां तो वो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके सीटा कोड होते नहीं, तो वहां क्या होता है? सर्विस। तो देखो टेलीकम्युनिकेशन में सीटा कोड है ही नहीं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के अंदर सीटा कोड है 2016, बट उसका जो TDS वाला पोर्शन है मींस GTDS, तो G में ये 2016 नंबर का क्या है? सीटा कोड है। बट ये जो TDS है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, उसमें सीटा कोड नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तीसरी आइटम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तीसरी प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए कौन से रेगुलेशन है? तो उसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, और उन्होंने एक एक्ट बनाया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। सो समझ लीजिए इसका भी रेगुलेशन हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर उसके अंदर क्या आ जाता है? पूरा इंडियन ऑयल, पूरा हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, पूरा रिलायंस, पूरा SR, सभी लोग आ जाएंगे, तो इन सभी को कॉस्ट ऑडिट है। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, they are products regulated by petroleum and natural gas regulatory board। अब उसमें कितने सीट आइटम्स है? 2709 से 2715, मीन्स टोटल कितनी आइटम हुई? 7 आइटम हुई। बट उसके अलावा की कोई एक्टिविटी हो जिसको हम सर्विस बोले तो वहां सीटा कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उन्होंने 2709 से शुरू करके 2715 तक की आइटम्स, मीन्स टोटल कितनी आइटम्स? 7 आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग की, उस पर ये सीटा कोड एप्लीकेबल है।
एंड उसके अलावा की कोई दूसरी सर्विसेज है, एक्टिविटी, तो वहां सीटा कोड एप्लीकेबल नहीं है। फिर है ड्रग्स एंड फार्मा सेक्टर। अब इनके लिए तो कितना जबरदस्त रेगुलेशन है, देखो इतना भी ड्रग्स पकड़ा जाए तो सीधा केस हो जाता है। तो ड्रग्स एंड फार्मा सेक्टर, उनके लिए सबसे ज्यादा, फार्मा सेक्टर में बहुत हंड्रेड्स ऑफ लॉ बने हैं फार्मा सेक्टर। तो ड्रग्स एंड फार्मा सेक्टर, फर्टिलाइजर, खातर, GSF से, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, उनको भी गॉस रिकॉर्ड लगता है। एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, उनके रिलेटेड भी रेगुलेशंस है, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो अब ये टोटल कितनी, 6 आइटम हो गई। अब सर कैसे याद करेंगे ये 6 आइटम? तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ते का मीनिंग क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ते गुजराती में नहीं बोलता ते। फिर क्या है, पेट्रोलियम, ड्रग्स, फर्टिलाइजर एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ये बनाया है, ते PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम, डी का मीनिंग है ड्रग्स एंड फार्मा, ड्रग्स एंड फार्मा याद रखना पड़ेगा, एंड F का मीनिंग है फर्टिलाइजर। ते PDF, एंड फिर क्या हम लिखेंगे, सिया, क्या लिखेंगे, सिया, ते PDF सिया। सिया का मीनिंग है क्या, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, SIA, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ते PDF सिया। बस ऐसा याद रखने के लिए क्या करें, मेमोरी कोड कुछ ना कुछ याद रखने के लिए तो चाहिए। तो ते PDF सिया, इससे हम क्या, ये 6 आइटम रेगुलेटेड के याद रखेंगे। और ये लास्ट वाले 3 तो गुड्स के ही है। देखो आपको कैसे मालूम करना है कि ये गुड्स या सर्विस, जिसका सीटा कोड नहीं है ना वो सर्विस। यहाँ ये अदर है, ये सर्विस है, ये अदर है, ये सर्विस है। बट जहां जहां सीटा कोड है वो सभी गुड्स है, जैसे कि ये गुड्स है, ये, तो ये गुड्स है, ये और ये, तो ये क्या है, गुड्स है। समझ में आया? चलो अब है नॉन रेगुलेटेड। सर ये बहुत लंबा लिस्ट है, कितना है, 1 2 3 4 5, कितने, 32 हो गए इंडिपेंडेंट, एंड 33वीं आइटम है, उसके अंदर 20 आइटम। ये 20 आइटम किसकी है, इन, तो भाई मेडिकल सेक्टर, उसकी कितनी, 20 आइटम है। सो आप समझ लीजिए इतने सेक्टर्स है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये 33 एक्चुअली कैसा मानो आप, 32 ओरिजिनल मान लो, प्लस ये 33 में 20 आइटम है, तो 20 को ऐड कर दो, 32 प्लस 20 कितने हुए, 52, प्लस पहले वाले 6 नॉन रेगुलेटेड, सॉरी रेगुलेटेड, 32 प्लस 6 कितने, 58। तो 58 इंडस्ट्रीज है, मैं ऐसा बोलता हूँ, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है। जिसको वो 33 में आइटम के 20 अलग नहीं लिखने, तो वो टोटल 33 आइटम गिने नॉन रेगुलेटेड की, प्लस ये 6, तो 33 प्लस 6 कितने होते, 39। आप 39 भी गिन सकते हैं या 58 भी गिन सकते हैं, जैसा मानना है। मीन्स इतने ही लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, एंड एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं तब कॉस्ट ऑडिट होगा, और वो कॉस्ट ऑडिट हम ही कर सकते हैं। बट आप सोचो हमको कितनी बड़ी लिमिटेशंस लगती है, आप सोचो आइडियली कॉस्ट ऑडिट किनको कराना है। तो पहले तो पर्सन की डेफिनेशन में जो 7-8 लोग होते हैं, उनमें सिर्फ कंपनी नाम का जो पर्सन है, पहले तो उसका ही कॉस्ट ऑडिट होगा। फिर वो कंपनी नाम का जो पर्सन है उसमें भी इंडियन एंड फॉरेन कंपनी, इसके अलावा की कंपनी नहीं चलेगी। अब इंडियन फॉरेन कंपनी है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में ही होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी वो एज पर रूल 3 रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में ही कवर होनी चाहिए। रेगुलेटेड में ये 6 नाम है, ते PDF सिया, ते का फुल फॉर्म टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, PDF का फुल फॉर्म पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डी का मीनिंग है ड्रग्स एंड
फार्मा, एंड एफ का मीनिंग फर्टिलाइजर। फिर सिया, सिया का मीनिंग है शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो ये 6 लोग रेगुलेटेड और बाकी के 33 लोग नॉन रेगुलेटेड। 33 में 32 अलग है और 33वीं आइटम में 20 आइटम है। सर ये 33 प्लस 20, सॉरी 32 प्लस 20, 52 आइटम का ऐसा कुछ शॉर्ट लिस्टिंग किया नहीं किया है, ये याद रखना नहीं है हमको। 52 आइटम कैसे याद रखेंगे? बेटर है 4-5 बार पढ़ लो, तो एक बार आइडिया आ जाएगा कि ये सब इंडस्ट्रीज जो है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड लगता है। तो है ना, सच में ये 52 आइटम किनको याद रह जाती है मालूम? जो प्रैक्टिसिंग सीएमए है, जिनको बार बार इसी में डील करना है। तो आपको कोई भी क्लाइंट का फोन आए, सब मेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के, कोई आपको पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? हम बोलेंगे साहब आप बताओ ना, आप करते क्या, आप क्या बनाते हो? अब वो जो बना रहे हैं वो ये 58 आइटम में आ रहा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड होगा, 58 में नहीं आ रहा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीएमए उनको तो ये सभी याद रखना ही रखना है, बट बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये है ना 52 आइटम्स याद रखना टफ है, इसलिए वो 6 वाली आइटम मैंने रखवा दी याद। और ये जो बाकी की 39 आइटम्स है या 33 आइटम्स, 33 प्लस सॉरी 32 प्लस 52 52 या फिर 33 कम, तो ये 33 आइटम को 2-4 बार 5 बार पढ़ लेना है, ठीक है? तो आपको आइडिया आ जाएगा। और आपको क्या पूछते हैं मालूम है? सीधा सीधा केस स्टडी बना के वो पूछते हैं कि भाई सो एंड सो कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द एम्युनिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स, they started that manufacturing on so and so date, they crossed the turnover of 35 crore on so and so year, so when to prepare the cost records, from which year, and whether cost audit applicable to them or not, or when it would be applicable। ऐसा केस स्टडी बना के पूछेंगे तो हम देखेंगे हम क्या बना रहे थे, एम्युनिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स। तो देखो नॉन रेगुलेटेड में 3rd आइटम में आ रहा है, तो ये नाम याद आ गया। तो फिर पहले तो समझ में आ गया कि ये नॉन रेगुलेटेड में एंड रूल 3 में है। तो पहले तो हम बोलेंगे कि yes, those who are manufacturers of ammunitions and explosives, they are required to make the cost records as per this non-regulated sector list given under rule 3। फिर हम क्या बोलेंगे कि yes, इनको cost records बनाना है, but कब से? So the year in which they cross that turnover of 35 crore, the cost records is applicable from immediate next year। So जिस साल में ये 35 करोड़ क्रॉस होता है उसके दूसरे साल से चालू होगा। बट सर तीसरे साल में वापस से 35 से कम हो गया तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड है ना, वो भारतीय नारी जैसा है, रियल भारतीय नारी जो शादी एक बार ही करती है, बराबर। मीन्स एक बार एप्लीकेबल हो गया ये कॉस्ट रिकॉर्ड तो पूरी जिंदगी एप्लीकेबल रहेगा। सलमान खान बोलता है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। सही बात है, वो कमिटमेंट करके अपनी आप की नहीं सुनता है, दूसरे को कमिट कर रहा है। लाइफ में 5-6 बार कमिटमेंट दिए उसने, बराबर। हम डायलॉग तो सही समझ नहीं पाए और कुछ अलग मानने लगे। बट अगर आप जिस सेंस में लिखा गया है उसी सेंस में माने, तो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी दूसरे को कमिटमेंट नहीं देता हूँ, वो सेंस में अगर आप मानो तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं दोज हु आर कमिटेड। इसलिए मालूम है जो क्रिश्चियन है ना उसके अंदर एक वर्ड है मिशनरीज। मिशनरीज मीन्स जो मिशन पे निकले वो, उनका मिशन क्या है? उनका अलग मिशन है, तो पूरे वर्ल्ड के सभी लोग क्रिश्चियन हो जाए, दैट इज देयर मिशन, मिशनरीज। हमारा ऐसा कोई मिशन तो छोड़ो, बट एक चीज समझ लो कि यहाँ आपका टर्नओवर आ जाए और इतने ये लिस्ट में अगर आप कवर हो तभी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना है, एंड एक बार रिकॉर्ड बनेंगे फिर ऑडिट होगा। और एक बार ये रूल्स आपको एप्लीकेबल हो गए फिर भविष्य में भले आपका टर्नओवर कम हो जाए तो भी आपको ये रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल रहेंगे, हर बार बनाना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो अब है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, वो लिस्ट है। कितनी आइटम है टोटल? टोटल 33 आइटम है, तो 1 by 1 आइटम्स बोलते हैं। चलो पहली आइटम का नाम क्या है? पहली आइटम का नाम है मशीनरी, दूसरा है मैकेनिकल अप्लायंसेस। बट ये कहाँ यूज हो रहे हैं? तो ये शब्दों को मैं फोकस करता हूँ डिफेंस में, स्पेस में, अंतरिक्ष। फिर डिफेंस मीन्स देश का संरक्षण,
फिर एटॉमिक एनर्जी मीन्स जहां एटम से हम क्या एनर्जी बनाते हैं, अणु विद्युत मदद। ओके, एंड उसमें क्या एक्सक्लूड हो रहा है, तो ये जरा देखो, एक्सक्लूड मीन्स ये चीज कवर नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग एंसिलरी आइटम्स। एंसिलरी का मीनिंग होता है सपोर्टिव आइटम्स। सो यही चीजें कवर होगी, सपोर्टिव आइटम्स कवर नहीं होगी। मीन्स मेन अगर आप डिफेंस का मटेरियल बना रहे हो, संरक्षण का, या फिर अंतरिक्ष का सामान बना रहे हो, स्पेस का, या फिर एटॉमिक एनर्जी बना रहे हो, तो ये 3 कंपनियों को ही इन्होंने कवर किया है। बट जो एटॉमिक एनर्जी वाले हैं या स्पेस वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, वो पैकिंग लेते हैं सपोज कहीं से प्लास्टिक मटेरियल, तो वो प्लास्टिक मटेरियल सप्लाई करने वाला इसको एंसिलरी आइटम बोला जाए। तो वो प्लास्टिक वाले को ये रिकॉर्ड नहीं बनाने, बट मेन डिफेंस आइटम बनाने वाले को बनाना है, स्पेस आइटम बनाने वाले को बनाना है, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर वालों को बनाना है। Explanation: for the purpose of this subclause, any company which is engaged in any item or item supplied exclusively for the use under this clause shall be deemed to be covered. So क्या कहा है कि कंपनी एंगेज इन एनी आइटम, एनी आइटम मीन्स ये 33 में से कोई भी, या ऊपर वाले 6 में से कोई भी, जिसके प्रोडक्शन में आप लगे हो या सर्विसेज में आप लगे हो, तो ये रूल आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। नंबर 2, ये नाम याद रखना है, टर्बोजेट। क्या नाम है पहला? टर्बोजेट। दूसरा नाम क्या है? टर्बो प्रोपेलर्स। टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर्स, इनको ये रिकॉर्ड्स लगेंगे। उनका सेटा हेडिंग देखो, हर एक का सेटा हेडिंग दिया है। अगर ये सेक्टर्स भी है तो ये सेक्टर्स में ये हेडिंग के अंडर में जो प्रोडक्ट कवर्ड होते हैं ना, उसी को कवर किया है उन्होंने, बराबर। फर्दर, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स। आर्म्स का मीनिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मीनिंग होता है दारू गोड़ो, जिससे हम बॉम्ब बनाते हैं वो, तो वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दूसरा एक्सप्लोजिव, जिससे आप क्या नहीं, वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट के लिए यूज होता है। पर्टिकुलरली सपोज आपको कोई पर्वत में से रास्ता निकालना हो, तो पर्वत को थोड़ा डैमेज करके जाना पड़ेगा, उसके अंदर टनल बनानी पड़ेगी, तो वहां एक्सप्लोजिव यूज होगा। फिर सपोज आपको कोई एक जमीन का टुकड़ा मिल गया जिसपे पहाड़ है, वो पहाड़ हटा देंगे और नीचे जाएंगे तो थोड़ा कुछ 200 फुट नीचे जाएंगे तो मिनरल्स है, तो मैं ऊपर वाला पहाड़ हटाऊंगा, तो उसके लिए पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, तो मैं क्या, ये दारू गोड़ा लगा दूंगा, एक्सप्लोजिव लगा दूंगा और उससे उसको ब्लास्ट करूंगा, वो टूटेगा। तो दारू गोड़ा से पहाड़ टूट जाता है, बराबर, उसका ही यूज करते हैं। फिर तीसरा है प्रोपेलेंट पाउडर्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका सिर्फ मेरे को भी नाम ही मालूम है, उसके अंदर का या वो इंडस्ट्री का शायद अनुभव नहीं है, बराबर। बट आप ये नामों को याद रखिए, प्रोपेलर्स, प्रोपेलेंट पाउडर्स, प्रिपेयर्ड एक्सप्लोजिव्स अदर देन पाउडर्स, फिर है सेफ्टी फ्यूजेस, डिटोनेटिंग फ्यूजेस, परक्यूशन, डिटोनेटिंग कैप्स, इग्नाइटर्स एंड इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। अब है ना, ये कैसे याद रहेगा? 5-6 बार पढ़ लेने का। क्या? प्रोपेलेंट पाउडर है, प्रिपेयर्ड एक्सप्लोजिव है, सेफ्टी फ्यूज है, डिटोनेटिंग, अब ये डिटोनेटिंग 3-4 बार आया, डिटोनेटिंग फ्यूजेस, डिटोनेटिंग कैप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स, तो ये आ गया। फिर परक्यूशन आया, फिर इग्नाइटर्स आया। तो ऐसे 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये कंपनियां जो है वो नॉन रेगुलेटेड में कवर्ड है। फिर है रडार। रडार एपरेटस, एपरेटस का मीनिंग होता है टूल्स। फिर रेडियो नेविगेशनल एड एपरेटस एंड रेडियो रिमोट कंट्रोल एपरेटस। एपरेटस का मीनिंग होता है साधन। तो पहला है रडार। ये रडार क्या होता है? तो कुछ चीज कोई एरिया में है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ये रडार मशीन का यूज होता है। उसका सबसे ज्यादा यूज प्लेन में होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है, और जहां बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव होने का डर रहता है वैसी जगह पे ये रडार के मशीन लगाते हैं। अब वो मशीन के दायरे के अंदर उसका एक रेंज होता है कि सपोज 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो वो रेंज के अंदर उनको कुछ भी सस्पेक्टिव दिखा तो वो रडार में दिखेगा।
और वो दिखेगा तो उससे आइडिया होता है। आपने मालूम ये जुरासिक पार्क या ऐसा कोई भी वो जो पर्टिकुलरली डायनासोर के रिलेटेड मूवी देखा हो, तो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि कोई मशीन होता है, वो मशीन से रेंज मालूम पड़ती है आजू बाजू, और वहाँ ये 800 मीटर पे है या 2000 मीटर पे है या 300 मीटर पे है, और फिर अभी आ गया, ऐसा दिखता है। तो ये जो मशीन है ना, उसी को रडार बोलते हैं। तो वो रडार, फिर रेडियो नेविगेशनल एड एपरेटस एंड रेडियो रिमोट कंट्रोल एपरेटस, तो इन लोगों को भी ये रिकॉर्ड्स बनाने हैं। फिर टैंक्स, टाटा को अभी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले टैंक्स के। तो टैंक्स एंड अदर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मीन्स जिस पर साधन सरंजाम रखा है, ऐसा फाइटिंग व्हीकल। सिर्फ टैंक नहीं, टैंक के अलावा प्लेन हो सकता है, कुछ भी जिसके अंदर आप क्या करते हो, ये गन वगैरह भरते हो, बॉम्ब वगैरह भरते हो, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हो, वो मोटोराइज मीन्स मोटर से चलने वाला। फिटेड विथ वेपन्स और नॉट, वेदर और नॉट मीन्स उसके अंदर वेपन्स लगाए गए हो या नहीं लगाए गए। दे आर फंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, मीन्स 90% उसमें फंडिंग किसका होता है, बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल एजेंसीज, तो उनको ये बनाना है। फिर देखो ये दो जगह ऐसी है जहां ये नॉट एप्लीकेबल लिखा है, मीन्स ये दोनों क्या है, सर्विसेज है। बाकी के सभी में कोई ना कोई सीटा हेडिंग है, बट यहाँ नहीं है। तो ये कौन कौन सी दो सर्विसेज है भाई, पोर्ट सर्विसेज, एंड दूसरा क्या है, एरोनॉटिकल सर्विसेज। पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, वाटर पोर्ट होता है और एयरपोर्ट होता है, वो दोनों के रिलेटेड सर्विसेज, पोर्ट सर्विसेज। उसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं, स्टीवेडोरिंग, पायलोटेज, हाउलिंग, मूरिंग, रीमूरिंग, हुकिंग, मेजरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। ओके, तो ये सब चीजें, तो उसके रिलेटेड जो पोर्ट सर्विसेज है वो इधर कवर्ड है। उसके रिकॉर्ड्स मीन्स उसको सीटा हेडिंग एप्लीकेबल नहीं है, बट उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। दूसरा है एरोनॉटिकल सर्विसेज। एरोनॉटिकल मीन्स एयर रिलेटेड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, ग्राउंड सेफ्टी एक्टिविटीज, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो फैसिलिटीज, सप्लाइंग फ्यूल है। तो ये सब जो नाम है ना, वो नाम याद रखना है, बट ये सब एरोनॉटिकल से रिलेटेड है, तो इन लोगों को ये भी सर्विसेज है। फिर है देखो आयरन एंड स्टील मीन्स डिस्को, इट्स द टाइम टू डिस्को। डिस्को नाम सुना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जैसे आयरन एंड स्टील बनाने वाली कंपनीज, उनको ये रिकॉर्ड बन एप्लीकेबल है। फिर वापस से देखो यार नॉट एप्लीकेबल लिखा है, मीन्स ये क्या होगा, सर्विस। तो देखो रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अब कोई रोड बना रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, डैम आ जाएगा, ब्रिज आएगा, बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स आ जाएगी, गटर आ जाएगी, है ना, वो सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर है रबर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, रबर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, सो ये जो रबर की प्रोडक्ट्स है वो कवर्ड है। फिर कॉफी एंड टी, याद करो इनकम टैक्स में टी, कॉफी और रबर आता है, तो ये टी, कॉफी एंड रबर तीनों को क्या लगता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल लगता है। फिर है रेलवे एंड दूसरा है ट्राम, ट्राम मीन्स रेलवे जैसा ही है, वो है ना, बस होती है एक्चुअली ट्राम, बट उसको उसके पहिए नहीं होते, उसको वो पट्टे पे चलती है, मीन्स नॉर्मल बस के जैसे पहिए नहीं होते, वो चलती है, उसके पहिए होते हैं, बट वो स्पेसिफिक जगह पे ही चलती है जहां उसके ट्रैक बिछाए होते हैं। और पूरे इंडिया में ऐसी ट्राम सिर्फ उधर है, कहाँ, कोलकाता में। फिर है सीमेंट, सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पहला कॉस्ट ऑडिट सीमेंट का लगा था, जो ऑर्डर आया था ना सबसे पहला 65 में कि कौन सी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट लगाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री। फिर है ओर्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, खनिज, मिनरल का मीनिंग होता है खनिज,
ओर्स का भी वही मीनिंग होता है। फिर है मिनरल फ्यूल, यहाँ प्रोडक्ट्स है और यहाँ फ्यूल है, बट इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आते, मिनरल ऑयल्स आ जाते हैं। फिर बेस मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल्स जिसको हम बेस मेटल बोलते हैं, वो सब भी कवर्ड है। फिर है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स। सर फर्क क्या है? इनऑर्गेनिक का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल, ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है नेचुरल। ये लाइम है, लाइम चुना है, ये नेचुरल केमिकल पहाड़ पे मिलता है। सॉल्ट है नेचुरल केमिकल, बराबर। बट कुछ केमिकल्स को हम लेबोरेटरीज में या फिर कारखानों में बनाते हैं, इसको इनऑर्गेनिक केमिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर है प्रीशियस मेटल्स, फिर है रेयर अर्थ मेटल्स, जो पृथ्वी पे हार्डली पाया जाता है, ऐसा कुछ रेयर अर्थ मेटल्स। वो नहीं, वो अवतार करके मूवी आया था बहुत साल पहले 2008 में, अभी उसका दूसरा पार्ट आया। तो अवतार में वो पूरा अवतार मिशन जो उन्होंने वहां किया, वो इसलिए किया था कि एक छोटा सा टुकड़ा उधर मिलता है वो दूसरे ग्रह पे, जो जिसका इंडिया में 1 किलो का 100 करोड़ डॉलर का प्राइस था उस टाइम 2008 में। ऐसा दिखाया था मूवी में, देखना। मूवी अगर हिंदी में हो ना आपके पास तो मालूम पड़ेगा कि ये पूरा जंग इसके लिए था। ये महंगी चीज उधर मिलती थी, और वो कहाँ थी, तो वो लोग जो वहां के कबीले वाले रहते थे, वो कबीला और वो जो वृक्ष था उसको नष्ट कर दो, उसके नीचे था सब, और उसके लिए ये था पूरा। इसको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये हमारे 2 लोग गए थे ना चंद्र में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वो, और वहां से चंद्र की मिट्टी लेके आए हैं, वो भी क्या है? रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर है इसोटोपस, फिर है ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर है जूट प्रोडक्ट्स। जूट का मीनिंग होता है क्षण, वो नहीं हम सुतड़ी बोलते हैं, सुतड़ी बॉम्ब, या फिर कोथड़ा बोलते हैं हम, कोथड़ा, वो जिससे बनता है ना उसको जूट बोलते हैं। वो सब पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश में बनता है और हमारे पश्चिम बंगाल में बनता है। दूसरा एडिबल ऑयल, खाने का तेल। फिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, देखो एक और सर्विस सेक्टर जिसका सेटा हेडिंग नहीं है। फिर है हेल्थ सर्विसेज, उसमें भी देखो सेटा हेडिंग नहीं है। उसके अंदर हॉस्पिटल्स आ जाएगा, डायग्नोस्टिक सेंटर आ जाएगा, क्लिनिकल सेंटर आ जाएगा, टेस्ट लेबोरेटरी। याद रख लो, ये कैडिला, जाइडस कैडिला, 35 करोड़ के ऊपर का अगर वो हॉस्पिटल का टर्नओवर हो तो हमको एंट्री, हमारी एंट्री आएगी उधर। समझ में आ रहा है? लिस्ट लंबा है, देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं यहाँ तक लेता हूँ, बराबर 8:30 तक ले रहा हूँ।